Assalamualaikum. This is Mavish Munam. I am teaching to BA BSc Part 2. This subject is Operating System and Networks, and we are following Operating System and Network 5th edition of IT series according to our college instruction. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हमने सेकंड चैप्टर देखते हैं प्रोसेस का, और स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में. आई थिंक ये सारा स्टडी किया हुआ है, बस ये रिवीजन ही है, तो हम इसको ब्रीफली ही देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज हमने क्या स्टडी करना है? हमने देखना है प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, प्रोसेस कितने स्टेट्स के होते हैं, या प्रोसेस स्टेट्स को कैसे चेंज करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स. सबको आवाज आ रही है बेटे? जी मैम. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. द प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. प्रोसेस क्या है? कोई भी प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन में हो उसे हम प्रोसेस कहते हैं. कोई भी टास्क जो एग्जीक्यूट हो रहा हो वो प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. अब प्रोग्राम और इसमें डिफरेंस क्या है कि प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं. मैं एग्जांपल दे रही थी कि प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेंट को लॉन्च करती हूँ, ये पेंट प्रोग्राम मेरे पास है, तो प्रोग्राम क्या होगा? पेंट. लेकिन इसके अंदर जब मैं रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ, दिस इज सेपरेट प्रोसेस. अगर मैं इसमें टेक्स्ट टाइप करती हूँ, दिस इज सेपरेट प्रोसेस. यानी प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस है, लेकिन जो प्रोसेस है वो सिर्फ जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा प्रोग्राम, उसे हम कहते हैं प्रोसेस. यानी प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो रिसोर्स एलोकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम है पूरा, उसका बेसिक यूनिट प्रोसेस है. प्रोसेस हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. यस, प्रोसेस का अब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट. क्यों होता है? ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल सके कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड भी हो रहा है. फिर इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंशियली. ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, यानी वन बाय वन सीक्वेंस में. जिस सीक्वेंस में प्रोसेसेस होते हैं उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं. ये हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में भी देखा था. प्रोसेस इज कंट्रोल्ड एंड स्केड्यूल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस को स्केड्यूल भी करता है और कंट्रोल भी करता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट प्रोग्राम्स को सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोग्राम्स हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब प्रोसेसेस को भी प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट करता है. तो चूंकि प्रोसेस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है इसलिए इसे एक्टिव एंटिटी कहते हैं. और जो प्रोग्राम है वो इन एग्जीक्यूशन नहीं होता, यानी होता वो भी लॉन्च है लेकिन उसके ऊपर कोई और प्रोसेस चल रहा होता है, इसलिए उसे पैसिव एंटिटी कहते हैं. इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं. इसमें क्या है? सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर है, देन स्टैक, देन डेटा सेक्शन एंड हीप. प्रोग्राम काउंटर, it is used to keep track of address of the next execution to be executed. पीसी क्या है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लानी होती है या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है उसके एड्रेस का रिकॉर्ड रखने के लिए पीसी यूज होता है. ठीक है, यानी जो उसका एड्रेस है उसको पीसी में स्टोर किया जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैक. स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डेटा फॉर द प्रोसेस. स्टैक क्या होता है? किसी भी प्रोसेस का जो सारा डेटा, ऑब्वियसली जब कोई प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन होता है तो उसका कोई ना कोई डेटा ऑब्वियसली होता है, तो उसका सारा जो डेटा सेक्शन है, ये डेटा उसका जो टेम्परेरी उसे रिक्वायर्ड होता है वो सारा स्टैक में स्टोर होता है. डेटा सेक्शन क्या है? डेटा सेक्शन इज यूज्ड दैट मे कंटेन ग्लोबल वेरिएबल्स. अब डेटा सेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोसेस जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर रहा होता है वो सारे इसमें डेटा सेक्शन में रखे जाते हैं. हीप क्या है? The process may include a heap. It is memory that is dynamically allocated during the process execution. हीप हमारे पास डायनामिक या टेम्परेरी मेमोरी होती है. जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस वक्त उसे एलोकेट की जाती है. दीज आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस. ठीक है,
यानी हर प्रोसेस के साथ ये पीसी, स्टैक, डाटा सेक्शन एंड हीप एसोसिएटेड जरूर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस की स्टेट्स, कि प्रोसेस कितनी स्टेट्स का होता है, ये प्रोसेस की सॉरी स्टेट्स कितनी होती हैं। तो प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन द प्रोसेस। प्रोसेस की जो करंट एक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रोसेस की स्टेट है। यानी हो सकता है जब प्रोसेस क्रिएट हो तो वो न्यू स्टेट में हो, उसके बाद उसको सीपीयू एलोकेट हो जाए तो वो रनिंग स्टेट में हो, अगर वो वेट कर रहा है तो वो रेडी स्टेट में हो या वेटिंग स्टेट में हो, ठीक है। दीज आर दी एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी इन अ प्रोसेस, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द करंट एक्टिविटी इन प्रोसेस। The state of the process changes as it execute। जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता जाता है तो ऑब्वियसली उसकी स्टेट भी चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है, लेकिन जब उसे सीपीयू असाइन हो जाता है तो उसकी स्टेट चेंज हो गई है ना, उसे सीपीयू असाइन हो चुका है, एलोकेट हो चुका है, तो वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसकी स्टेट भी चेंज होती रहती है। The process may be in one of the following states। अब प्रोसेस जो है इनमें से किसी एक स्टेट में हो सकता है, एक ही स्टेट में होगा। तो सबसे पहले है न्यू, the process is being created and is not yet in the memory। यहाँ जो मेमोरी है इससे मुराद रैम है, ठीक है। मैंने बार बार ये कहा हुआ है कि जब ये मेमोरी टर्म सेपरेट से यूज होती है या अकेली यूज होती है, उसके साथ कुछ सेकेंडरी वगैरह या एडिशनल ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज हुआ होता, तो ये समझ लें कि ये रैम है। अगर अगर तो कोई यानी कोई और मेमोरी है तो उसके साथ सेकेंडरी स्टोरेज या टेम्परेरी मेमोरी इस तरह से लिखा होगा वर्ड। तो जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है और अभी वो सेकेंडरी मेमोरी में रख दिया जाता है यानी स्टेबल कंडीशन में होता है, तो उस वक्त वो न्यू स्टेट में होता है। याद रखना है कि अभी वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा, अभी वो किसी आईओ के एग्जीक्यूट होने के लिए वेट भी नहीं कर रहा, या अभी उसे सीपीयू असाइन नहीं हुआ, अभी जस्ट वो क्रिएट हुआ है और उसको रख दिया जाता है फिर सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो न्यू स्टेट में होता है। द प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड न्यू, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड एंड इज नॉट येट इन द मेमोरी। ये जो प्रोसेस है अभी क्रिएट हो रहा होता है और वो अभी मेमोरी मेन मेमोरी में नहीं जाता यानी रैम में नहीं जाता, तब तक उसकी जो स्टेट होती है वो न्यू होती है। रनिंग, द प्रोसेस हैज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब रनिंग स्टेट में कब जाएगा, जब उसे सीपीयू अलॉट कर दिया जाता है। रनिंग स्टेट में कब होता है कि जब उसे सीपीयू साइन कर दिया जाए। इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट हो रही है। जो एग्जीक्यूट उस वक्त होगी जब उसे सीपीयू अलॉट कर दिया जाए, तो ये इस वक्त जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में होता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, वेटिंग या ब्लॉक स्टेट। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से रनिंग स्टेट में अगर था लेकिन कोई आईओ इवेंट का वेट कर रहा है, यानी उसे रिक्वायर है कोई कीबोर्ड, कोई हार्ड ड्राइव, इस तरह का जब इवेंट अकर होता है तो वेटिंग स्टेट में थ्रेड चला जाता है, ये प्रोसेस पूरा वेटिंग स्टेट में चला जाता है। रेडी कब होगा, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। रेडी उस वक्त होगा जब प्रोसेस जो है वेट कर रहा हो कि मैंने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, तो वो रेडी स्टेट में होगा। टर्मिनेटेड, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन इज नो लॉन्गर इन द मेमोरी। टर्मिनेटेड स्टेट में उस वक्त प्रोसेस जाएगा जब उसने तमाम एग्जीक्यूशन जो है ये उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको परफॉर्म कर लिया है और अब उसे मेमोरी की जरूरत नहीं है, ये सीपीयू की अब जरूरत नहीं है, तो वो क्या टर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ से ये जो फिगर है ये 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले है न्यू। न्यू में हमने क्या देखे, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट हो रहा है और उसे भी रैम में नहीं लाया गया तो वो न्यू स्टेट में होता है। न्यू से रेडी में कैसे आएगा, न्यू से रेडी में उस वक्त आएगा कि जब उसकी बारी आई है एग्जीक्यूट होने की, लेकिन अभी वो वेट कर रहा है कि उसे सीपीयू असाइन हो, मेमोरी असाइन हो, तो वो रेडी स्टेट में होता है। रेडी से रनिंग में जब जाता है तो इसका मतलब है कि स्केड्यूलर ने इसे डिस्पैच किया। इसका क्या मतलब है
कि अब उसकी टर्न आ गई है, बारी आ गई है और उसे सीपीयू अलॉट हो चुका है और वो रन हो रहा है। ठीक है, अब रनिंग स्टेट से आप ये देखेंगे कि रेडी स्टेट में आ रहा है। कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है? रनिंग स्टेट से वेटिंग में जाना तो दिस इज ओके, लेकिन रनिंग से रेडी में जाएगा तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इसको जो असाइंड टाइम स्पैम था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर तो इंटरप्ट लिखा हुआ ना, इंटरप्ट की बजाय आप ये भी कह सकते हैं इंटरप्ट किसी इस तरह से भी हो सकती है कि उसका टाइम स्पैम खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू ने स्केड्यूल किया था राउंड रॉबिन फैशन में और उसको 4 स्लॉट्स असाइन की थी। ठीक है, तो उसकी जो 4 सेकंड की या 4 मिली सेकंड की जो स्लॉट थी वो खत्म हो चुकी है, यानी टाइम खत्म हो चुका है। तो फिर क्या होगा? वो रनिंग से रेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि हाई प्रायोरिटी थ्रेड आ चुके हैं कोई। ठीक है, हमने प्रायोरिटी एल्गोरिथम भी देखा था कि उसमें जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर अगर कोई रनिंग स्टेट में वो थ्रेड मौजूद है जिसका प्रायोरिटी लेवल कम है, तो कोई हाई प्रायोरिटी थ्रेड आ जाता है तो तब भी उसे सीपीयू प्रीएम्प्ट करा दिया जाता है, यानी सीपीयू स्नैच कर लिया जाता है, तो वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाता है। इसका रेडी स्टेट में आने का क्या मतलब है कि जब वो हाई प्रायोरिटी थ्रेड या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर जो रेडी स्टेट में आ गया था प्रोसेस उसकी बारी होगी। ठीक है, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में आना, इसका क्या मतलब है कि एक प्रोसेस को जरूरत पड़ गई है किसी भी आईओ इवेंट की। ठीक है, आईओ डिवाइस की, माउस की, कीबोर्ड की या प्रिंटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्रिंटर उसे रिक्वायर्ड है तो प्रिंटर रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है, तो अनटिल एंड अनलेस वो प्रोसेस जब तक उसे रिलीज नहीं करेगा तो ये वो जो रनिंग स्टेट में प्रोसेस है उसको यूज नहीं कर सकता। तो क्या होगा? रनिंग से वेटिंग स्टेट में प्रोसेस उस वक्त आएगा जब हो सकता है प्रिंटर कोई भी रिसोर्स रिक्वायर है, आईओ रिक्वायर है, ये कोई इवेंट का वेट कर रहा है, तो वो वेटिंग स्टेट में होगा। ठीक है, वेटिंग स्टेट से रेडी में कब आएगा? जब जिस आईओ के लिए वो वेट कर रहा था या जिस रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा था, अगर वो रिसोर्स उसे एलोकेट हो जाता है और वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है तो वो प्रोसेस रेडी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब रेडी का मतलब रेडी स्टेट में जब आता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब जो रनिंग स्टेट वाला प्रोसेस है जैसे ही अपनी टास्क को एग्जीक्यूट कर लेगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो रेडी में आया हुआ है उसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेट्स यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब जब रनिंग स्टेट वाले प्रोसेस ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, उसे अब जरूरत नहीं है रही मेमोरी की भी और सीपीयू की भी, तो वो प्रोसेस न्यू कंडीशन टर्मिनेट में चला जाता है, यानी वो एग्जिट हो जाता है, टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है। टर्मिनेटेड में जब आएगा तो इसलिए इंडिकेट करता है कि अब उसे ना ही मेमोरी की जरूरत है ना ही फर्दर किसी प्रोसेसिंग की जरूरत है। तो ये हमारे पास था 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। जो जितने भी प्रोसेस हैं या नंबर ऑफ द प्रोसेसेस हैं वो सारे इन्हीं 5 स्टेट से होकर गुजरते हैं। ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। अब स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है कि यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होना, इसे कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन। यानी स्टेट किसी भी प्रोसेस की चेंज हो जाना उसे कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन। तो कुछ इवेंट्स के अकर होने पर या कुछ प्रोसेसिंग के होने पर जो प्रोसेस हैं उनके स्टेट चेंज हो जाती हैं। और वो स्टेट कौन कौन से चेंज हो सकती हैं? वो हो सकता है कि न्यू से रेडी में आ जाए, रेडी से रनिंग में आ जाए, रनिंग से फिर रेडी में चला जाए, या रनिंग से ब्लॉक में चला जाए। यहाँ पर भी हमने ये चीज देखी है, न्यू से रेडी में आ सकता है, रेडी से फिर रनिंग में आ सकता है। ठीक है, रनिंग से फिर वो रेडी स्टेट में जा सकता है। ठीक है, तो और हो सकता है कि रनिंग से या वेटिंग से डायरेक्ट वो ये इस वेटिंग पॉइंट से रेडी में चला जाए, या नेक्स्ट ये है कि रनिंग से टर्मिनेट हो जाए। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट की ट्रांजिशन है। तो ये कब कब अकर होती है ये हम देख लेते हैं। कोई भी प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में कब जाएगा? द प्रोसेस इज एडमिटेड टू रेडी क्यू एंड कैन बी कंसीडर्ड बाय द सीपीयू scheduler। न्यू से रेडी स्टेट में आने का ये मतलब है कि जो रेडी क्यू लगी हुई है उसके अंदर प्रोसेस को एडमिट कर दिया गया है और अब स्केड्यूलर ने इसको देखना है कि इसकी बारी कब आएगी। ठीक है,
रेडी से रनिंग स्टेट में। अब ये रेडी हमारे पास स्टेट है, तो इससे रनिंग स्टेट, रेडी से रनिंग स्टेट में कब ये जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। सीपीयू scheduler chooses that process to execute next according to the some scheduling algorithm। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास पता है, हमारे पास scheduling algorithm है, उनकी बेस पर हो सकता है कि जो रेडी स्टेट में प्रोसेस था उसकी बारी आ गई है और उसको सीपीयू असाइन कर दिया गया है या मेमोरी में ला दिया गया है, तो ये उस वक्त जब मेमोरी में स्केड्यूलर से डिस्पैच कर देगा तो रेडी से रनिंग स्टेट में प्रोसेस चला जाएगा। रनिंग से रेडी में कैसे आएगा, रनिंग से दोबारा रेडी स्टेट में कब आएगा, ये हमने देखा था कि हो सकता है कि उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो चुका हो, टाइम स्लॉट, ये टाइम स्लाइस जो उसे असाइन की गई है वो उसने कंज्यूम कर ली हो, तो इसके बाद क्या होता है कि दोबारा रनिंग स्टेट से रेडी में चला जाता है। यानी इस स्टेट में मौजूद था, उसने अपना काम पूरा किया, लेकिन राउंड रॉबिन के थ्रू उसे मे बी 4 स्लॉट असाइन की गई हो टाइम की, तो वो 4 स्लॉट अपनी पूरी करने के बाद अब 5th वाले की बारी होगी ना, जो 5th स्लॉट में आएगा, जो रेडी स्टेट में इस वक्त पड़ा हुआ है। तो रनिंग स्टेट में जिसने 4 अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद दोबारा से वो रेडी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, टाइम स्लाइस भी पूरा हो सकता है, या मैंने दूसरी रीजन क्या बताई है कि हाई प्रायोरिटी कोई थ्रेड भी आ सकता है, हाई प्रायोरिटी कोई प्रोसेस भी आ सकता है। रनिंग से ब्लॉक्ड में, अब ये रनिंग से ब्लॉक में, टर्मिनेटेड को ब्लॉक में हम कहते हैं, सॉरी वेटिंग में, वेटिंग को हम ब्लॉक भी कहते हैं। रनिंग से वेटिंग में कैसे आएगा, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर सच एज आई ऑपरेशन टू कंप्लीट। अब ये प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है इस वक्त यहाँ, वो उसे किसी किस्म की आईओ की जरूरत पड़ गई है, आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई है, किसी और रिसोर्स की, मैंने बताया था हो सकता है प्रिंटर की जरूरत पड़ गई हो, स्कैनर की भी जरूरत पड़ गई हो, इस तरह की किसी रिसोर्स की अगर उसे जरूरत पड़ गई है या कोई आईओ ऑपरेशन की उसे जरूरत है, तो वो रनिंग से ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, यानी रनिंग से वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। फिर उसके बाद ब्लॉक से रेडी, कि वेटिंग कंडीशन में है, ब्लॉक कंडीशन में है, दोबारा रेडी में कब जाएगा, कि जिस इसका ये मतलब है कि जिस आईओ ऑपरेशन के लिए वो वेट कर रहा था, ये जिस रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा था, वो उसे अलॉट कर दिया गया है और उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। टास्क कंप्लीट करने के बाद दोबारा से वो रेडी स्टेट में चला जाता है। द इवेंट हैज अकर्ड फॉर विच द प्रोसेस वाज वेटिंग, यानी प्रोसेस जिस इवेंट के लिए आई ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा था या किसी किस्म के रिसोर्स के लिए वेट कर रहा था, वो उसको असाइन कर दिया जाता है। जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो दोबारा से रेडी स्टेट में चला जाता है। आज हमने स्टार्ट करना है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी। प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो पीसीबी क्या होता है कि हर प्रोसेस का जो पीसीबी है वो उसका डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी, सारी प्रोसेस का जितना भी डाटा है या प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी पीसीबी में स्टोर होगी। पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। It contains all information for the process to be used for controlling its execution। अब पीसीबी में क्या होता है, ये इसमें तमाम वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है या ये तमाम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कि एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर हो। इट आल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेटेड टू प्रोसेस। अब पीसीबी के अंदर एक और भी चीज होती है, वो क्या कि जितने भी रिसोर्सेज उस प्रोसेस ने लिए होते हैं वो सारे भी पीसीबी के अंदर स्टोर होते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल प्रिंटर उसने रिसोर्स यूज किया हुआ है तो पीसीबी क्या स्टोर करेगा, प्रिंटर की इंफॉर्मेशन, कितने स्लॉट तक यूज हुई, कितने स्लॉट तक कितने टाइम तक वो प्रिंटर यूज हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में यूज स्टोर होगी। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पीसीबी। अब जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सिस्टम में या जितने भी टास्क यूजिंग प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो हर प्रोसेस के साथ एक पीसीबी जरूर एसोसिएटेड होता है, यानी हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है। पीसीबी यानी डेटा स्ट्रक्चर। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये टोटली डेटा स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोसेस का और उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जरूरी होता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूजर कैन नॉट एक्सेस इट।
अब चूंकि ये डाटा स्ट्रक्चर है तो इसे ऐसी एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में स्टोर करना चाहिए जहां यूजर इसे एक्सेस ना कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक्सेस कर सके या कर्नल थ्रेड्स इसको एक्सेस कर सके। द इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी सेव यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब जो पीसीबी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी जो डाटा स्ट्रक्चर इसमें स्टोर होता है, वो ये चीजें हैं, यानी प्रोसेस की स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू स्केजुलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। एक मिनट रुकिएगा बेटे। तो प्रोसेस स्टेट क्या है? अब हमने कल देखे स्टेट्स, हमने 5 स्टेट्स देखी हैं किसी भी प्रोसेस की। न्यू हो सकती है, रेडी हो सकती है, रनिंग, रनिंग से वेटिंग, वेटिंग से टर्मिनेटेड। ये 5 स्टेट्स हमने किसी भी प्रोसेस की कल स्टडी की हैं। तो प्रोसेस स्टेट में क्या स्टोर होगा? जो भी प्रोसेस की करंटली स्टेट है, ठीक है, इट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। प्रोसेस के मतलब इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है प्रोसेस स्टेट। द स्टेट कैन बी रेडी, वेटिंग एटसेट्रा। और प्रोसेस जिस करंट स्टेट में होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोसेस स्टेट है, यानी वो हो सकता है न्यू स्टेट में हो, वो हो सकता है रेडी स्टेट में हो, वेटिंग स्टेट में हो, या रनिंग स्टेट में, या टर्मिनेटेड स्टेट में हो। प्रोग्राम काउंटर, इसे कहते हैं पीसी, पीसी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर भी हमने कल देखा है कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने प्रोसेस होना होता है उसकी ट्रैक को रखने के लिए पीसी यूज होता है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए पीसी यूज होता है। इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोसेस गेन्स द सीपीयू। जब किसी भी प्रोसेस को सीपीयू मिला है, अब नेक्स्ट जिस इंस्ट्रक्शन ने प्रोसेस होना है उसके रिकॉर्ड रखने के लिए पीसी यूज होता है। सीपीयू रजिस्टर, the content of the CPU register for the process, all the temporary data that will be destroyed by next process that get the CPU after interruption occur। देखिए सीपीयू रजिस्टर हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेस को जब टेम्परेरी डाटा होता है ना, यानी टेम्परेरी डाटा जो किसी भी प्रोसेस ने यूज किया होता है या रखना होता है, वो सारा सीपीयू रजिस्टर में रखा जाता है। अब ऑल द टेम्परेरी डाटा दैट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय नेक्स्ट प्रोसेस। अब ये जो टेम्परेरी डाटा होता है, जैसे नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू असाइन होता है या कोई इंटरप्ट आकर होती है और सीपीयू स्नैच कर लिया जाता है, ये प्रीएम्प्ट हो जाता है सीपीयू, तो जो प्रीवियस प्रोसेस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और न्यू प्रोसेस आ जाता है। जैसे ही प्रीवियस प्रोसेस हमारे पास डिस्ट्रॉय होगा तो ये सीपीयू रजिस्टर में जितना भी टेम्परेरी डाटा पड़ा होगा वो सारा भी रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू रजिस्टर हर न्यू आने वाले प्रोसेस के टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। सीपीयू स्केजुलिंग, इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सीपीयू स्केजुलिंग। अब सीपीयू स्केजुलिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो उसको रखने के लिए सीपीयू स्केजुलिंग यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमने प्रायोरिटी क्यू लगाई है या कोई और एल्गोरिथम यूज करे तो उससे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सीपीयू स्केजुलिंग यूज करेगा। सच एज प्रोसेस प्रायोरिटी, कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एंड एनी स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स, या जितने भी हमारे पास क्यूज हैं स्केजुलिंग की, उनके पॉइंटर्स को सेव करने के लिए सीपीयू स्केजुलिंग यूज होती है। मेमोरी मैनेजमेंट, इट इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मेमोरी मैनेजर। अब मेमोरी मैनेजमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, ये मेमोरी मैनेजर को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में रखी जाती है। सच एज बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, पेज टेबल फॉर द प्रोसेस। जैसे कि बेस रजिस्टर या लिमिट रजिस्टर या पेज टेबल होता है किसी भी प्रोसेस का, उनसे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में रखी जाती है। IO status information, this part of the PCB holds the list of IO devices। एक प्रोसेस के साथ जितनी भी IO devices एसोसिएटेड होती हैं उनकी लिस्ट को, उनकी लिस्ट का ट्रैक रखने के लिए IO status information यूज होता है। The list of process open file, या प्रोसेस ने जितनी भी फाइल ओपन की हुई हैं उन सबके पे ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए IO status information यूज होता है। These all are the part of PCB। आप यहाँ पर भी देख लें कि PCB की जो इन्होंने यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें भी है सबसे पहले पॉइंटर, स्टेट, प्रोसेस का नंबर क्या है। क्यों? क्योंकि पूरा एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस से रेलिवेंट होगी उस सबको
जो भी कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन होगी किसी भी प्रोसेस को, उसको ट्रैक रखने के लिए पीसीबी यूज होता है। तो पीसीबी में सबसे पहले क्या है, पॉइंटर, किसी भी प्रोसेस की स्टेट, प्रोसेस का नंबर, पीसी, प्रोग्राम काउंटर यानी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आनी है उसका रिकॉर्ड, रजिस्टर्स कितने हैं, इसमें कितने यूज हो रहे हैं, मेमोरी की लिमिट्स क्या है इस प्रोसेस के लिए, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स यानी आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये था पीसीबी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस स्केजुलिंग। प्रोसेस स्केजुलिंग क्या है? प्रोसेस स्केजुलिंग इज अ टेक्निक that is used when there are limited resources and many processes are competing for them. अब देखें, जब आपके सिस्टम में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं जो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं, तो कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स असाइन करना है, इस टेक्निक को कहते हैं प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है, यानी कौन सा पहले प्रोसेस रैम लेगा, ये पहले कौन सा प्रोसेस प्रिंटर लेगा, ये पहले कौन सा प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया जाएगा, ये टेक्निक कहलाती है प्रोसेस स्केजुलिंग। Multiprogramming tries to ensure that there is some process running at all time. मल्टीप्रोग्रामिंग का जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि कोई ना कोई प्रोसेस ऑल टाइम एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, यानी कोई ना कोई प्रोसेस जरूर रन हो। दिस इज डन टू यूटिलाइज द सीपीयू एज मच एज पॉसिबल। अब कोई ना कोई प्रोसेस हर टाइम क्यों रन होता रहे, इसका इस वजह से कि सीपीयू को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज किया जाए, ये सीपीयू मैक्सिमम यूज हो सके, सीपीयू वेस्ट ना हो। In a time sharing system, the CPU switches so frequently between jobs that the user doesn't feel that the machine is being shared by many processes or even many users. अब जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है इसमें ऐसा होता है कि जितनी भी जॉब्स चल रही हैं उनके दरमियान में सीपीयू इतना फ्रीक्वेंटली स्विच करता है कि यूजर जो होता है उसको फील नहीं होता कि किस प्रोसेस ने कब सीपीयू लिया है। ठीक है, if the system has more than one processor, then it is possible to execute more than one process at the same time. अगर किसी भी सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो यूज होंगे। In a single processor system, only one process can be executed at given time. लेकिन जब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम आता है तो सिर्फ एक ही प्रोसेस एक टाइम पर सीपीयू को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, एक प्रोसेस सिर्फ एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो जो कंपटीशन है रिसोर्सेज का वो इन एक्चुअल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में आता है। If there are more processes than processors, then the operating system must schedule the process. अब देखिए, जब प्रोसेसर्स कम हो, फॉर एग्जांपल सिंगल हमारे पास प्रोसेसर है लेकिन प्रोसेसेस ज्यादा हो, 2-4 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करना होता है, स्केड्यूल करना होता है प्रोसेस को कि कौन सा पहले प्रोसेस रन करे, यानी कौन सा पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, कौन सा दूसरे नंबर पर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो और कौन सा थर्ड नंबर पर। It means that some processes will be executed and other will have to wait. अब obviously इसके ये मतलब है कि कोई ना कोई एक प्रोसेस ही एट वंस एग्जीक्यूट हो सकता है, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। There are many strategies for deciding which process should be assigned the CPU. अब CPU कौन से प्रोसेस को सबसे पहले मिले, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। उसमें आई गेस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रॉबिन, ये सारी प्रोसेस स्केड्यूलिंग टेक्निक्स है कि सीपीयू कौन सी प्रोसेस को सबसे पहले मिले। तो ये हम चैप्टर नंबर 4 में सारी टेक्निक्स स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केड्यूलिंग क्यूज। पहले तो हमने देखा कि कोई प्रोसेस स्केड्यूल हो रहा है। ठीक है, यानी जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और सिंगल प्रोसेसर हैं या लिमिटेड प्रोसेसर्स हैं और नंबर ऑफ द प्रोसेस ज्यादा हैं, तो किस प्रोसेस ने पहले एग्जीक्यूट होना है, ये हमने प्रोसेस स्केड्यूलिंग में देखा है। अब जब प्रोसेस स्केड्यूलिंग हो रही होती है तो उसके लिए डिफरेंट हमारे पास क्यूज मेंटेन होती हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो क्यूज हैं वो है जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग क्यू। These three queues are used for scheduling a process. Job queue क्या है? Each entering process goes into job queue.
जो भी प्रोसेस है जिसने एग्जीक्यूट होना है वो सबसे पहले क्या है, जॉब क्यू में आएगा। जो जॉब क्यू में आने का ये मतलब है कि अब जो है ये इसको सीपीयू की जरूरत है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होना चाहता है, ये अपना कोई टास्क कंप्लीट करना चाहता है। द प्रोसेसेस इन द जॉब क्यू रिजाइड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो जॉब क्यू है ये हमारे पास मेन मेमोरी में नहीं होता, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज में होता है, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड ड्राइव में है ये, ठीक है, एंड अवेट द एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी। अब जॉब क्यू में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें मेन मेमोरी मिले और वो अपना टास्क एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब आपने याद रखना है जो जॉब क्यू है वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में होती है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है, वो मेन मेमोरी में नहीं होती। रेडी क्यू, the set of all processes that are in the main memory। अब जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे मेन मेमोरी में आ गए हैं एंड आर वेटिंग फॉर द सीपीयू टाइम आर केप्ट इन द रेडी क्यू। अब जितने भी प्रोसेसेस हैं वो अगर मेन मेमोरी में आ गए हैं और वेट कर रहे हैं कि उन्हें सीपीयू का टाइम या स्लॉट असाइन हो, वो सारे रेडी क्यू में रखे जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि जॉब क्यू जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में होगी, मेंटेन होगी। जो रेडी क्यू है वो मेन मेमोरी का एरिया होगा कोई ना कोई, और मेन मेमोरी में नंबर ऑफ द लिमिटेड प्रोसेसेस होंगे जो कि वेट कर रहे होंगे उन्हें सीपीयू असाइन हो। वेटिंग क्यूज क्या है? This set of processes waiting for allocation of certain IO devices are kept in waiting queue। अब जो वेटिंग क्यू है हमारे पास ये इन दोनों के मिडिल वेयर में होती है, ठीक है। अब वेटिंग क्यू क्या है? इसमें वो तमाम प्रोसेसेस रखे जाते हैं जो कि किसी न किसी आईओ के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। यह हो सकता है उनका टाइम स्पैम खत्म हो चुका और दोबारा से वो वेटिंग कंडीशन में हो, वेटिंग स्टेट में हो और वेट कर रहे हैं कि उन्हें सीपीयू असाइन हो या कोई आईओ असाइन हो, ठीक है, वो सारे वेटिंग क्यू में आते हैं। प्रोसेस माइग्रेशन बिटवीन वेरियस क्यूज। प्रोसेस माइग्रेशन देख लेते हैं, प्रोसेस माइग्रेशन बिटवीन वेरियस क्यूज। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम द प्रोसेस बिगिंस इन द जॉब क्यू, ठीक है। अब माइग्रेशन हो रही है बिटवीन दीज थ्री क्यूज, यानी एक क्यू से दूसरे क्यू, दूसरे क्यू से सीपीयू जब अलॉट होगा, या थर्ड क्यू में प्रोसेसेस कैसे माइग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब जैसे ही किसी भी प्रोसेस का लाइफ टाइम स्टार्ट होता है वो जॉब क्यू में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस बिगिंस इन द जॉब क्यू। जितने भी प्रोसेसेस हैं जिन्होंने सीपीयू लेना है, ठीक है, अपना कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है, वो तमाम जॉब क्यू से स्टार्ट होंगे। It moves between the ready, waiting and possibly job queues। अब ये जो प्रोसेस जॉब क्यू में पड़ा है वो तीन दोबारा से मतलब तीन जो क्यूज हैं उनके दरमियान में मूव कर सकता है। वो हो सकता है रेडी क्यू में चला जाए, वो हो सकता है रेडी से वेटिंग में आ जाए, वो हो सकता है दोबारा से पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दोबारा से जॉब क्यू में आ जाए एंड इवेंचुअली फिनिशेस द टास्क, या हो सकता है कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये इसकी 4 ही मूवमेंट हो सकती हैं बिटवीन 3 क्यूज, या हो सकता है कि वो एंड हो जाए। This process of moving between various queue is known as process migration। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस मल्टीपल या वेरियस क्यूज में मूव कर रहा है इसे कहते हैं प्रोसेस माइग्रेशन। यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ, एक क्यू से दूसरी जगह एक क्यू से दूसरी क्यू में मूव हुआ, इसे हम कहते हैं प्रोसेस माइग्रेशन। सबसे पहले है जॉब क्यू। कोई भी प्रोसेस है उसकी बिगिनिंग कहाँ से है? जॉब क्यू से। यहाँ पर एक इस क्यू में एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो रेडी क्यू वाला प्रोसेस है उसने अपना टाइम स्पैम पूरा कर लिया है, या उसने उसे सीपीयू अलॉट हो गया और उसने प्रोसेस अपने एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट हो गया। तो अब क्या होगा, जो जॉब क्यू में पड़ा हुआ एक थ्रेड है, सॉरी प्रोसेस है, उसकी बारी आ जाती है तो उसे रेडी क्यू
में मूव कर शिफ्ट कर दिया जाता है, माइग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये मेमोरी सॉरी ये जो क्यू है ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में मौजूद है। ये जो क्यू है रेडी क्यू, ये हमारे पास मेन मेमोरी में क्यू है। इसका क्या मतलब है, अब प्रोसेस जॉब क्यू यानी सेकेंडरी मेमोरी से निकला और रैम में आ गया, एंड नाउ द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रेडी क्यू से अब उस प्रोसेस की बारी आ जाती है, टर्न आ जाती है और सीपीयू से मिल जाता है, सीपीयू यहाँ पर अलॉट हो जाता है। एक केस ये है कि वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करता है और एंड हो जाता है। ठीक है, एक केस ये है, ये जो ऊपर की लाइन है इसका क्या मतलब है कि सीपीयू से दोबारा रेडी क्यू में आ गया, लेकिन कैसे आया है, कोई ना कोई इंटरप्ट अकर हुई है। इंटरप्ट कैसे अकर हुई है कि हो सकता है कोई हाई प्रायोरिटी थ्रेड यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसे सीपीयू स्नैच कर दिया गया है, सीपीयू प्रीएम्प्ट हो गया है और वो हाई प्रायोरिटी थ्रेड को असाइन हो गया है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, या हो सकता है कि वो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग को फुलफिल करते हुए उसे 3 स्लॉट्स मिली थी टाइम की, तो वो अपने टाइम स्पैम पूरा कर चुका है। टाइम स्पैम पूरा करने के बाद जो है वो दोबारा से रेडी क्यू में चला गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि सीपीयू के बाद वो वेटिंग क्यू में आ जाए। ठीक है, सीपीयू असाइन हुआ है, वो अपना टास्क उसने कुछ टाइम के लिए कंप्लीट किया है, यानी टास्क एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद वो प्रोसेस वेटिंग क्यू में आ गया। वेटिंग क्यू में आने का क्या मतलब है कि नाउ द प्रोसेस हैज नीड ऑफ सम आईओ ऑपरेशन। ठीक है, किसी न किसी आईओ डिवाइस के लिए वेट कर रहा है, या किसी न किसी रिसोर्स के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ गया है। तो अब क्या होगा इस केस में, जैसे ही आईओ उसे मिलेगा, यानी आईओ ऑपरेशन, आईओ डिवाइस उसको मिल जाती है या वो रिसोर्स उसको मिल जाता है, वो यहाँ पर आईओ को यूज करता है, रिसोर्स को यूज करता है, दोबारा से रेडी क्यू में चला जाता है। ठीक है, जब रेडी क्यू में आता है तो हो सकता है उसकी बारी आ जाए, उसे सीपीयू असाइन हो और वो एंड हो जाए। तो दिस इज द माइग्रेशन ऑफ प्रोसेस इन डिफरेंट क्यूज। ठीक है, यानी जॉब से रेडी में, रेडी से सीपीयू असाइन हुआ है, सीपीयू से दोबारा से वेटिंग स्टेट में, और वेटिंग स्टेट से दोबारा से रेडी क्यू में, रेडी क्यू से सीपीयू असाइन हुआ और एंड हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस माइग्रेशन। यहाँ तक बेटे कोई बात समझ ना आई हो? क्लियर है सबको? जी मैम। ये छोटे छोटे सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, अभी तो इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं आई। जो नेक्स्ट कुछ हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मेमोराइज करने वाले हैं, दीज आर क्वाइट सिंपल। तो कल से हम इंशाल्लाह स्केड्यूलर से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर देखेंगे, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर देखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना सफिशिएंट है और टाइम भी हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।